अच्छा, हड़प्पा सभ्यता वो पूरा हो गया था शायद, चेक करना था ऐसा, चेक करना था। हम्म? लिखा है आपने? दिखा दो एक बार। ठीक, इसे जमा, वहां जमा करा देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कंक्लूजन नहीं लिखा आपने? लिखा है, ठीक। तो राइटिंग में ना कर्व कम बनाएंगे, समझ रहे हो? ये बताओ, बताओ हम तुम्हें दो रोटी दें और वो रोटी जला हो, तो हम बताओ खा पाएंगे? अच्छा, वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया। पशु नहीं, पशुपालन। हाँ, पशु का मतलब क्या? पशुपालन, ठीक है। ठीक है, और अब देखिए, वो अमित है ना पीछे, ये आप लोगों में बड़ी यूनिक स्टाइल है, क्वेश्चन नहीं लिखते आंसर लिख देते हैं। अरे तो ब्लू पेन से लिख लो ना। माप तोल प्रणाली आपने लिखा है क्या? मिसिंग है वो। नहीं, इस आंसर में लिखा है आपने, तो अलग पॉइंट दे दीजिए। हम्म, ठीक है, पैरा चेंज करेंगे, ठीक है, बढ़िया। आप जमा करा देना, डेट जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। चलो, वो कहाँ तक लिखवा चुके थे अपन? अच्छा, सिनॉप्सिस सिर्फ लिखवाया था ना, लिखवाया प्रॉपर नहीं लिखवाया था ना, और आर्थिक व्यवस्था लिखवा दिया था शायद, हो गया था ना? ठीक। अच्छा, अच्छा, एक चीज और मेंशन कर देना, व्यापारिक संतुलन, व्यापारिक संतुलन जो है वो किसके पक्ष में है? तो ये आपने मेंशन किया ना आंसर में, किया है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। आंसर लिखने के बाद कुछ ठीक सा लग रहा है उस टॉपिक के बारे में? कुछ ठीक सा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन आ रहा है? यार पॉइंट हर बार नहीं बोलूंगा ना भाई, तो आंसर दिखा देना यार। तो एक प्रॉपर जो आंसर है उसके फॉर्मेशन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके 40% के करीब हम बढ़ चुके हैं, 40%। तो कुछ ठीक लग रहा होगा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी हो जा रहा है, ठीक। तो ऐसे धीरे धीरे आगे तभी होगा जब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, ठीक है। चलो, कहाँ है, दिखा दो तुम यार। हाँ, दिखा दे, दिखा दे। इस बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, क्वेश्चन नहीं लिखा। पहला स्टेटमेंट तो लिखो, सीधे यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे ना अपन। उपरोक्त कथन, हड़प्पा व्यवस्था, हाँ परिचय लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नहीं। हो गया, निष्कर्ष नहीं पता चल पा रहा, कोई नहीं, धीरे धीरे बात पता चलेगी। वैसे निष्कर्ष के बारे में उस दिन हमने थोड़ा बहुत बात की थी क्या? अगर आपको निष्कर्ष नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप उसके व्यापारिक संतुलन को निष्कर्ष बना लीजिए। व्यापारिक संतुलन को क्या बना लीजिए, निष्कर्ष बना लीजिए। किस प्रकार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया व्यापार हड़प्पा वासियों के पक्ष में था, जिस जिसे हम व्यापारिक संतुलन के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है।
जिसमें सबसे ज्यादा लाभ कहाँ मिल रहा था? हड़प्पा वासियों। हड़प्पा वासियों को लाभ आर्थिक व्यवस्था की प्रगति और आर्थिक व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ इसका सीधा सीधा प्रभाव या प्रत्यक्ष प्रभाव इसके शहरीकरण या शहरों पर दिखाई देता है। और इसी क्रम में हमें प्रशासनिक और बंदरगाही नगर सामने आते हैं। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को उन्नत नगरीकरण या उन्नत व शहरी सभ्यता कहा जाता है। देखो आंसर राइटिंग कुछ है नहीं, बात उतनी है जितना क्वेश्चन है, बस उसी को घुमाना है। लेकिन घुमाने का तरीका क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, है ना। तो बस लिखिए सामाजिक संरचना। क्लास कितने दिन ऑफ हो गई? तीन दिन 4 दिन नहीं यार, संडे है यार। शोषण करोगे हमारा? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है तो इसीलिए कह रहे हो संडे शोषण। 3 दिन क्लास ऑफ होगी ना, ठीक है। चलो सामाजिक संरचना व जीवन। सामाजिक संरचना व जीवन हड़प्पाई समाज, हड़प्पाई समाज, सामाजिक संरचना व जीवन देखिए हड़प्पाई समाज वर्ग विभाजीय समाज था। तुमने आंसर लिखा? क्या हो गया? क्यों आज उदास दिख रहे हो? सब ठीक? तो फिर क्यों नहीं लिखा? तभी से नहीं? क्या हो गया? ओहो, फीवर, कोल्ड। तो कैसे भींगे? जानबूझ के या एक्सीडेंटल? जानबूझ के भींगे? अच्छा तो अम्ब्रेला वगैरह यूज तो कर लिया करो, छाता वाता, है ना। अच्छा ओके ओके, तो ये हैरेसमेंट हो गया है ना। देखिए इस तैयारी में सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना होता है। क्योंकि अगर सबके जीवन पे आप नजर डालेंगे ना तो सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग, छोटा और ज्यादा, छोटे स्तर पे ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा स्वस्थ रखना है। और पेपर उत्तराखंड का या फिर आपका चुनाव है, लेकिन मेरे हिसाब से बचना चाहिए। आप जब यूपीएससी की जर्नी में हो तो एक बार सिलेबस थॉरली कंप्लीट कर लें और उसके बाद एक पीसीएस को फोकस करके चले, यूपीएससी एंड 1 पीसीएस बस। उत्तराखंड में वैसे ही सीट कम है, छोटा डिस्ट्रिक्ट, छोटा स्टेट, और उसमें भी आप कितने भी मतलब तुर्रम खा हो जाएंगे वो आपको हटा ही देंगे। इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम दे देंगे, मेंस के मार्क्स, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ना कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, है ना। और छोटा सा स्टेट उसमें अपना क्यों रखेगा आपका, क्या आपको क्यों रखेगा? दिल्ली में आप रहने आएंगे तो देखना दिल्ली वाले आपको नफरत की नजर से देखते हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। एक पीसीएस फोकस करके अपन चलेंगे तो ज्यादा, लेकिन यहाँ का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो ये कहता है कि यार पेपर देने में क्या जा रहा है, दे दो। उससे ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लगता है। आप कभी इसके ऊपर कभी अलग से हम चर्चा करेंगे कैसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं देना है, लेकिन वो देना है जहां पे आप 100% दे सकते हैं। नहीं तो लोग तो एमपी पीसीएस भी देने जाते हैं, है ना। हड़प्पाई समाज वर्ग विभाजीय समाज था। रिकवरी है ना, पहले से बेहतर है, ठीक। हड़प्पाई समाज वर्ग विभाजीय समाज था जिसमें जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग मौजूद था।
श्रमिक वर्ग मौजूद था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। यह समाज मातृसत्तात्मक स्वरूप लिए हुए था। यह समाज मातृसत्तात्मक स्वरूप लिए हुए था। नेक्स्ट, हड़प्पाई समाज में सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें प्रजाति की चर्चा है, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, नाम सुना होगा। तो इसमें सभी वर्ग मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? भूमध्य सागरीय। लिखिए, सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी। यहाँ पे सर्वाधिक को ना अंडरलाइन करेंगे, उसका रीजन बताते हैं क्यों अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें ध्यान देना है, थोड़ा सा रुक जाना। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपसे पूछा कि हड़प्पा कालीन समाज में कौन कौन सी जातियां मौजूद थी, लेकिन हमने सिर्फ क्या लिखा है? भूमध्य सागरीय, लेकिन उसके पहले हमने एक वर्ड यूज किया है सर्वाधिक। इसका मतलब कि सर्वस्व नहीं है, मतलब केवल नहीं है, सर्वाधिक मतलब और भी जातियां रही होंगी, और भी जातियां रही होंगी, तो सिर्फ भूमध्य सागरीय कह देना गलत हो जाएगा। तो सर्वाधिक के वजह से हम ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भूमध्य सागरीय के अलावा और भी जातियां मौजूद रही, हालांकि उनका परसेंटेज कम रहा, लेकिन वो क्या रही? मौजूद रही। तो इससे हम बाकी चीजों से लिखने से बच जाएंगे। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, ये सारी चीजें हम लिखने से बच रहे हैं, और इसीलिए हम सर्वाधिक वर्ड यूज करें, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ें तो आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ भूमध्य सागरीय नहीं है, क्योंकि मेंशन एक ही वर्ड है, भूमध्य सागरीय, तो बार बार माइंड यही करेगा कि नहीं नहीं यही है, क्योंकि सर ने यही बताया। लेकिन सर्वाधिक का मतलब है कि और भी जातियां हैं, इनकी परसेंटेज ज्यादा है, तो सर्वाधिक इस वजह से अंडरलाइन, ठीक है। चलो लिखिए, आगे लिखिए, हड़प्पाई समाज। अच्छा एक बात बताओ, व्यापारी जो हैं वो लड़ाई वड़ाई करते हैं क्या? अमूमन जनरली नहीं करते ना, क्यों नहीं करते? कोई इसमें है उस समाज से? क्यों नहीं करते? लॉस हो जाएगा। अगर तुमसे लड़ाई करेंगे तो तुम 4 गाली, मैं 4 गाली, लेकिन उधर मेरा लॉस हो जाएगा 4 घंटे का, और 4 घंटे का नहीं, पूरा दिन। तो पढ़ाई के क्रम में यही चीज हमें भी देखना है कि हमें फालतू की चीजों में नहीं उलझकर, एक दिन अगर वेस्ट हो गया तो गया, है ना। तो हड़प्पाई समाज व्यापारी समाज रहा होगा, तो व्यापारी रहा होगा, तो बताओ ये शांति प्रिय रहा होगा कि अशांति प्रिय रहा होगा? तो यही लिखना है, लिखिए, हड़प्पाई समाज शांति प्रिय समाज था। नेक्स्ट लिखिए, हड़प्पाई समाज में, हड़प्पाई समाज में लोथल से युग्मित सावधान, युग्मित सावधान पेयर डेड बॉडी, युग्मित सावधान, ये ग है, प्राप्त हुए हैं या सावधान के साक्ष्य मिले हैं, जो सती प्रथा का संकेत करते हैं। इसका मतलब समाज सती सिस्टम को भी प्रैक्टिस कर रहा था। आपसे कभी भी साक्ष्य नहीं पूछेगा, आपसे उसको लेकर कॉन्सेप्ट बना देगा।
वही जैसे अपन कर रहे थे ना, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, हड़प्पाई समाज नगर ये सभ्यता थी, फिर वैसे ले जाकर फिर वो नीचे करेगा, शांति प्रिय समाज था, तो क्या हड़प्पाई समाज सती प्रथा जैसी चीजों को भी क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। तो आज के तत्कालीन संदर्भ तो ठीक रहा होगा, लेकिन आज हम मेडिवल हिस्ट्री में बताएंगे कि सती सिस्टम क्यों ज्यादा सही था उस समय के दौर में। आज के संदर्भ में हम देखेंगे तो वो तो चीजें क्या हो जाएंगी, इरेलेवेंट हो जाएंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो सती सिस्टम आज के समय में देखें, इसका मतलब समाज क्या था, कर्म कांड को भी प्रमोट कर रहा था। समझ पा रहे हैं? तो उस क्वेश्चन का लेवल वहां से इधर आ जाता है, फैक्चुअल देखकर, और उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये जो जो चीजें अपन कह रहे हैं, ये थोड़ा बहुत आपको लगेगा तो कहीं नोट कर लेना, नहीं लगेगा तो रहने देना, और लगेगा तो माइंड में भी रखना, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आएगा। तो यही इनडायरेक्ट वे है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो, स्त्री व पुरुष दोनों, नेक्स्ट पैरा चेंज कर देना, स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, तांबे का दर्पण, तांबे का दर्पण एवं हाथी दांत से निर्मित, एवं हाथी दांत, दर्पण, दर्पण मिरर, एवं हाथी दांत से निर्मित कंघी, कंघी खुदाई में मिली है। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका, विश्व इतिहास हो गया है। 5 महीने में क्या क्या हुआ है, इस 5 मंथ में क्या क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया है? हिस्ट्री का 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट ये है, हो जाएगा। और कोई सब्जेक्ट, पॉलिटी हो चुका है, और सीसेट तब पढ़ोगी जब एग्जाम देना, अभी पढ़ के क्या करोगी? एवरेज का नया फॉर्मूला है तो क्या करोगे फिर? साइंस टेक नहीं हुआ, स्पेस हुआ, बायोस्पेस हुआ, बायोटेक, और बाकी सारा सब एक बाकी है, इकोनॉमी भी बाकी है। ठीक ठीक, लिखिए, हाथी दांत से निर्मित कंघी खुदाई में मिली है, हाथी दांत से निर्मित कंघी खुदाई में मिली है। समाज में साजो सजावट पर बल दिया जाता था, बल दिया जाता था। लिपस्टिक का साक्ष्य चनहुदड़ों से मिला है, अंडरलाइन कर लेना, चनहुदड़ों को अंडरलाइन करना, चनहुदड़ों से मिला है। तो हड़प्पा से, तो हड़प्पा से एक प्रसाधन बॉक्स मिला है, प्रसाधन बॉक्स, लिखिए नेक्स्ट, लोग मनोरंजन के लिए, लोग, अभी हम सामाजिक व्यवस्था में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लोग मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, लोथल से पासा एवं शतरंज का साक्ष्य मिला, शतरंज का, पासा एवं शतरंज का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के लिए, हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के लिए, अंत्येष्टि के लिए
पूर्ण अंत्येष्टि के लिए पूर्ण समाधिकरण मुख्यतः प्रचलित था। मुख्यतः प्रचलित था। पूर्ण समाधिकरण मुख्यतः को अंडरलाइन, प्रचलित था, तो साथ ही आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार भी प्रचलित था। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। जिसे R37 कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे लिखिए धार्मिक जीवन। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक जीवन। लिखिए हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु मंदिर नहीं थे। मंदिर नहीं थे, किंतु सर्वाधिक उपासना मातृ देवी की होती थी। मातृ देवी की होती थी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि केवल मातृ देवी की उपासना है? नहीं, इसके साथ जरूर क्या होगा, जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कि पशुपति पूजा भी हो रही है। तो मातृ सतात्मक समाज का मतलब ये है, या मातृ देवी की पूजा का मतलब ये है कि समाज सबसे ज्यादा पूजा उसी की कर रहा है, लेकिन साथ साथ और भी चीजें मौजूद है। ठीक, चलो लिखिए। साथ ही सर्वाधिक हो गया ये, तो साथ ही पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, नाग पूजा प्रचलित थी। कालीबंगा से पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, अरे वो आता है ना, कौन सा, नाग पंचमी आ रहा है ना, नाग पूजा प्रचलित थी। कालीबंगा से अग्नि कुंड की साक्ष्य मिले हैं जो अग्नि पूजा को सूचित करते हैं। अग्नि पूजा को सूचित करता है। इसी तरह एक मोहर पर बलि प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिला है। मोहर पर एक बलि प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिला है, जो समाज में अंधविश्वास एवं जादू टोने को सूचित करता है। जादू टोने को सूचित करता है।
नेक्स्ट, इसी तरह समाधि स्थल में मिली सामग्रियां, इसी तरह समाधि स्थल पर मिली सामग्रियां उनके पारलौकिक जीवन में आस्था को सूचित करती। समाधि स्थल पर मिली सामग्रियां उनके पारलौकिक जीवन में आस्था को सूचित करती। ठीक है, चलो तो अब एक थोड़ा सा पॉइंट बच गया, इसको समझ लेते हैं फिर इसको फिनिश। हमने आपसे कल बताया था कि यह सभ्यता अपने क्या होगी, पतन की ओर उन्मुख हो गई। और पतन की ओर उन्मुख हुई तो भाई इसका बड़ा रीजन कुछ तो होगा। ठीक है, तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने अपने अपने मत दिए, जैसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए हजारों ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बता चुके हैं। हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि हमें कैसे पढ़ना है कि नहीं। आपको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 3 बजे सुबह में जगना है, 4 बजे जगेंगे तो वो फिर पता नहीं उस समय का दौर क्या होता है, ज्यादा दिमाग में आता है, ऐसा कुछ रहता है। और हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हमारा दिमाग 4 बजे कुछ और में लगा हुआ है, सुबह उठ के गेम खेलना है। तो 4 बजे सुबह उठ के कैसे पढ़े हम, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। इस तरह पढ़ोगे तो सफलता 100% हो, हमारा नेचर ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो अपने अपने विचार हैं सबके, और अपने अपने विचार हैं, तो हिस्टोरियन ने भी अपने अपने विचार दिए कि हड़प्पा सभ्यता इस वजह से क्या हो गई होगी, फेल हो गई होगी, पतन डिक्लाइन कर गई होगी। और इसी को लेकर 2 ऐसे मत हुए जो सबसे ज्यादा कोलैप्स करने लगे, और वो 2 मत थे, एक था आर्यों का आक्रमण और एक था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, आप ही इस चीज को बताइएगा जिससे हम सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे या कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। एक हिस्टोरियन रहे जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने कहा ये इसलिए ग्रामीण सभ्यता हो गई क्योंकि आर्यों का आक्रमण हो गया। चूंकि हमारा अगला चैप्टर वही है, वैदिक एज, ठीक है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम आर्यों की ही पूरी कहानी समझेंगे। हम लोग कौन लोग हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में हिटलर के बारे में, नहीं, जर्मन लोग प्योर आर्यन रेसिस हैं, थोड़ा सा बोल सकते हो ना, तो समझ तो आ रहा है ना, पानी मनी तो नहीं चाहिए, फिट रहना जरूरी है। तो जर्मन रेसिस, जर्मन जो जाति है वो प्योर आर्यन रेसिस है, और आर्यन का मतलब सबसे शुद्ध, और शुद्ध का मतलब है सबसे बड़ा, और सबसे बड़े का मतलब है विश्व का एकमात्र प्रतिनिधि वर्ग जो पूरे विश्व पर राज करेगी। ऐसा कौन कह रहा है, हिटलर। तो किसान क्या हो जाएंगे, भारत विश्व शक्ति बन रहा है, गांव के लोग चौड़ा करके घूम रहे हैं कि अब तो गया पाकिस्तान, और पता चला कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन बन गया, चाइना। कैसे काम चले, 2 चीजें हैं ना, पढ़ना अलग चीज है और खुश रहना अपनी दुनिया में अलग चीज है। भारत विश्व शक्ति बन रहा है और बेरोजगारी चरम पे, हम क्या हो गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए ना, और पूरा युवा बेरोजगार पड़ा है। 5G आ गया, और 5G आ गया तो उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं कि गांधी को गोडसे ने जो मारा वो सही किया। समाज आप देखेंगे, इसीलिए कहा जाता है भारत विविधता, ये कटाक्ष है ना, कटाक्ष नहीं समझेंगे तो हम ये चीजें बंद कर देंगे, है ना। तो भारत जो विविधताओं का देश है, उस विविधताओं में कमियां भी तो ज्यादा है। समाज का एक ऐसा रूप
जो हमेशा क्या हो रहा है, इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि इस सरकार के आने से भारत की शक्ति बढ़ी है। लेकिन आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, और विदेश नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। हाँ, एक चीज है कि इस समय के दौर में हमने ज्यादा डिजिटलाइजेशन कर दिया, जिससे हमारी पहुंच ज्यादा हो पाई, तो वो समय की मांग रही। नहीं करते, जैसे एलपीजी अपन 1991 में नहीं करते तो कहानी खत्म थी, वो तो थोपा गया हमारे ऊपर। तो अभी नहीं करते तो हम अभी भी खत्म हो जाते। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आर्यों का आक्रमण। तो उस गार्डन इन चाइल्ड ने कहा कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ग्रामीण स्तर पर इसलिए चले गए क्योंकि आर्य जो आ रहे थे उनके पास घोड़े थे, और घोड़े थे तो वो उनकी पहुंच ज्यादा थी, गतिशीलता ज्यादा है, मोबिलिटी ज्यादा है, हम संभलेंगे तब तक वो हमारे द्वार तक आ चुके होंगे, ऐसा उनका कहना था, उनका मानना था। और इस वजह से आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए यह व्यवस्था कहां चली गई, ग्रामीण। जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे, दो बातें हैं, अगर हमने आपका घर लूट लिया तो या तो हम धनी हो जाएंगे, चलो उल्टा कर लेते हैं, आपने हमारा घर लूट लिया तो आप धनी हो जाओगे और हम गरीब हो जाएंगे, ये तो पहला कंडीशन है। तो आप धनी भी नहीं हो और हम गरीब भी नहीं हुए, या हम गरीब हो गए आप धनी भी नहीं हुए, इसका मतलब आपने लूटपाट नहीं की। तीसरी बात कि आप लूटपाट करने के बाद अभी भी क्या है, संघर्ष ही कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आपने कहानी बनाई है वो गलत, तार्किक नहीं। समझ पा रहे हो? तो अगर आर्य वाकई आक्रमण करके डिक्लाइन कर दिए होते तो आर्यों का दबदबा उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन में दिखती, आर्थिक व्यवस्था में दिखती नहीं दिखती। जब बैंक लूटा जाता है तो देखना वो भाग जाते हैं भारत छोड़ के, या कहीं चले जाते हैं और सही से अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पैसा आ गया, प्रॉपर खाना मिल रहा है, अंडरग्राउंड हो। तो चोरी करने का मतलब है, कहीं अटैक करने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम क्या होगी, मजबूत हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया, मजबूत हो गया। आपकी कुछ व्यवस्था को हमने कॉपी करी जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तीन बातें होंगी ना, समझ आ रहा है? तो अगर ये तीन बातें होंगी तो इसमें कहाँ दिख रहा है, आर्यन को पढ़ेंगे तो अभी भी ये रूरल अर्बनाइजेशन, रूरल कल्चर है, ग्रामीण सभ्यता है, और ग्रामीण सभ्यता इस हद तक है कि कृषि प्रॉपर नहीं है। तो आर्यों का आक्रमण तार्किक दिख रहा है, बताइए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्लियर? तो गार्डन एंड चाइल्ड ने कहा, लेकिन ये उतना बहुत ज्यादा तार्किक नहीं दिखा, और जब बहुत ज्यादा तार्किक नहीं दिखा तो अपन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें। अब एक सिद्धांत आ जाता है पारिस्थितिकी असंतुलन का। एक हिस्टोरियन रहे जिसका नाम है फेयर इन सर्विस या फेयर सर्विस, इन्हीं के सिद्धांत को सर्वाधिक क्या मिला, मान्यता मिला। देखो ये मान्यता मिला कैसे, इसको समझते हैं, नोट कर लो इसको, फिर समझ लो, थोड़ा जल्दी कर। हो गया? हो गया होगा, चलो। हो गया, फिट हो जाओगे, है ना, पॉजिटिव रहो, फिट हो जाओगे, वो हैरेसमेंट है।
और हम लोग गांव के लोग हैं, इतना जल्दी कमजोर हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे लड़ाई खुद से, अकेले रहते हो, अकेले रहते हो ना, लड़ाई खुद से है, यही चीजें बड़ा बनाएंगी। देखो पारिस्थितिकी असंतुलन, यही लिख रहे थे ना मन। इसको अभी को लेके चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखो, हम हमेशा हिस्ट्री हम आपको अभी के कंटेक्स्ट में पढ़ाएंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल आया बता दिया निकल गया, फैक्चुअल लिखवा दिया छपा दिया निकल गया, प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो अभी बताओ, हम परिस्थिति का, पर्यावरण का उपयोग जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो वृहत्तम कर रहे हैं या न्यूनतम कर रहे हैं? एक वर्ड है दोहन। तो पर्यावरण का दोहन हम ज्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। और पर्यावरण का अगर हम दोहन ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो जा रहा है, कहीं बारिश इतना पड़ रहा है। कल बारिश बताओ यार, कल मुखर्जी नगर पूरा एकदम से भरा पड़ा, अगर 10 दिन बारिश हो गई तो सोचो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ऊपर। कंडीशन खराब है कि नहीं है। फिर उसके बाद कहीं सूखा पड़ जा रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा। दिल्ली में दिवाली के टाइम आप रह नहीं पाएंगे, तो दिवाली में भागना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं करना कि हम रह के दिखाएंगे, फिर आप रह तो लेंगे, बट वो फिर जब वो सारी चीजें जब अंदर जाएंगी ना, तो वो अपना फॉर्मेशन करने लगेंगी, फिर आपके चेहरे पर कहीं दाग, कहीं कुछ हिलते आने लगेगा। तो इस सारी चीजों में अपन रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? दोहन से, है ना। और जब दोहन से होगा तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी हमारा जो पर्यावरण है, या फिर थोड़ा सा अच्छे से कह लें जलवायु जो है, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। आपने एक वर्ड बार बार सुना है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। जलवायु क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। मॉनसून आना कब था, जा कब रहा है। मॉनसून आए हुए कितने दिन हो जाते हैं, बारिश नहीं होती है। ठीक है, गर्मी कहां तक पड़ना था उससे ज्यादा पड़ रहा है। पिछली बार अक्टूबर तो गर्मी पड़ती रही, इस बार भी वही, इस बार हमें नवंबर ना चले जाए, है ना। ठंड इतनी ही पड़ना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा पड़ता है, हड्डियों में ठंड लगती है। ये सारी चीजें है नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम दोहन कर रहे हैं, और जब दोहन कर रहे हैं तो जलवायु बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। ये बात है ना। तो हम दोहन कैसे कर रहे हैं? गंगा साफ कर पा रहे हैं हम, कि गंगा को गंदा कर रहे हैं? और कर रहे हैं ना, ठीक है। और गुटखा खा के क्या कर रहे हैं, कहां पे? सड़कों पे। पेड़ बहुत ज्यादा काट रहे हैं, और जितना काट रहे हैं उतना लगा भी नहीं रहे। और पॉल्यूशन ज्यादा है, और फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन। कुल मिला के क्या है, हवा हमारी, ऑक्सीजन लेवल, और हमारा ही नहीं, किनका? जो जलीय जीव है उनका। ठीक। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को हम एक वर्ड में लिखते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपके पास पैसा, अच्छा एक बात बताओ, पहले पॉल्यूशन ज्यादा था? पहले दादा दादी के जमाने में नहीं था ना, शुद्ध हवा था, है ना? हवा था ना। तो अभी कैसे हो गया? अभी गांव में साइकिल बहुत कम है। मुझे लगता है कि आप कहीं खड़े होंगे गांव में ना, तो 20 मिनट खड़े होंगे तो उसमें 20 बाइक दिखाई देगी, लेकिन साइकिल एक नहीं दिखाई देगा। सुबह से शाम आप साइकिल को काउंट कर सकते हैं, 8 या 10, लेकिन बाइक को आप काउंट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा बाइक जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पैसा बढ़ा तो सुविधाएं बढ़ा दी, और सुविधाएं बढ़ा दी तो पर्यावरण नुकसान बढ़ी। यही है ना। तो यहां पर देखो, आपका इन्वायरमेंट सीधे इकोनॉमी से रिलेट कर गया, कर गया।
और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से, आर्थिक गतिविधियों से अगर आपका पर्यावरण या फिर बात करें पारिस्थितिकी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो बड़ी हो जाएगी। पहले गंगा साफ हुआ करती थी क्योंकि पहले लोग खेतों में काम करते थे, अब ज्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रियों में। समझ रहे? तो अभी आप जब पढ़ेंगे ना तो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां भी कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग निकल जाएं, कोई भरोसा है ना। कुछ लोग अभी पढ़ेंगे तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो स्पेस में क्या कर रहे हैं, होल्ड करने की बात कर रहे हैं। रसिया इसमें आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है, क्या पता हमारे ऊपर कभी गिर जाए, कोई जानता है? अरे दुनिया तो उसी साइड जा रही है ना जिस साइड पतन के सारे संकेत मिल रहे हैं। ऐसी चीजें हैं नहीं है। तो इकोनॉमी से सोसाइटी रिलेट कर रहा था, अभी तक हम समझ रहे थे कि पैसा बढ़ा तो हमारा जीवन का स्तर बढ़ गया, लेकिन जीवन के स्तर बढ़ने से क्या हो गया कि यहाँ पे चैलेंज भी बढ़ गया, पर पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ गई, और जब चुनौतियां बढ़ गई तो पतन की मार्ग मुख होगी। तो पैसा बढ़ा तो क्या हुआ, संसाधन का हम ज्यादा प्रयोग करने लगे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आप रूम लेके रहते हैं, पीजी, रूम 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 लेके रहते हैं आप लोग, घर होगा किसी का पीजी होगा, किसी का रूम होगा। सबके रूम या घर में कूलर जरूर होगा, मिनिमम मिनिमम। अभी वहीं तो पहुंच रहे हैं अपन, कूलर होगा। कूलर से हवा बहुत लग रही है, कहते हो कि यार ये बहुत ह्यूमिड कर दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि यहीं का हवा यहीं घुमा रहा है, उमस। हाँ, उमस उमस कर दे रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है। पापा पेमेंट पैसे थोड़ा बढ़वा दो और एक एसी लगवा दो, पढ़ाई पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो कूलर, चूंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि हम एसी ढूंढ लें, तो हमने लाइब्रेरी ले ली है रिजर्व सीट कि एसी तो पढ़ेंगे नहीं तो एसी में तो रहेंगे। और जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उन्होंने क्या किया, एसी लगा लिया। तो संसाधनों का हम बृहत्तम प्रयोग कर रहे हैं। पहले गांव गांव के बगीचे में गर्मी लगती ही नहीं थी, उस टाइम तो एसी भी नहीं हुआ करता था। पैसे बढ़े तो सुविधाएं बढ़ गई, तो संसाधनों का बृहत्तम प्रयोग होगा। और संसाधनों का जब आप बृहत्तम प्रयोग करेंगे, अब बताओ, अभी आप देखो इस जून जुलाई से लेकर सितंबर तक एसी देखना अपने सबसे मैक्सिमम फेज में रहेगा। तो भाई ये भी तो पॉल्यूशन ही दे रहा है ना, उसमें क्या है, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो वो क्या कर रहा है वो, समझ रहे हो। दूसरी तरफ हमारी बॉडी भी हैबिचुअल उसी की हो जा रही है, बहुत सारी चीजें। तो भाई जब आप संसाधनों का बृहत्तम प्रयोग करोगे तो असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। किसी किसी देखना कोई पांडा आपको दिखाई देगा, इतना ज्यादा खा के पिज्जा बॉय पिज्जा गर्ल दिखाई देगी, एकदम से क्षेत्रफल बड़ा करके आगे चल रहे हैं। अगर कुत्ता दौड़ा दे तो ये वही लोग हैं ना, कौन लोग हैं, या हम ही लोग फास्ट फूड पे ज्यादा, तो उसका नुकसान हमारे बॉडी पे, फैटी लिवर बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हो जाती। तो कहीं ना कहीं संसाधनों का बृहत्तम प्रयोग है जिससे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और इन्वायरमेंट चेंज तो होता ही रहेगा चाहे आप इतना भी पृथ्वी सम्मेलन कर लो। वो कहने की बात अलग है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ 10 दिन आपको पिज्जा बहुत पसंद है, 10 दिन आप नहीं खाओगे तो आप चुपके से क्या करोगे, कैमरा ऑफ करके खा लोगे? अरे कोई नहीं देखे खा लोगे, नहीं खा लोगे? खा लोगे ना। क्यों? क्योंकि पैसा है ना, पर देख लेंगे। तो कितने भी सम्मेलन कराओ, कॉन्फ्रेंस पार्टी आ जाए, कॉप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब जब गर्मी ज्यादा लगेगी तब तक हम एसी के अपने वेटेज को बढ़ाते रहेंगे, 1.5 टन 2 टन 2.5 टन बढ़ाते रहेंगे, नहीं बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो भाई संसाधनों का जब बृहत्तम प्रयोग होगा तो फिर असंतुलन की स्थिति होगी ना, असंतुलन की स्थिति होगी। और जब असंतुलन की स्थिति होगी तो फिर प्रकृति क्या करेगी, नेचर क्या करेगा, वो प्रॉपर टाइम में जो चीजें आनी है वो नहीं आ पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा,
अच्छा, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको एक चीजें जरूर दिखाई देंगी कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां ये भी पढ़ेंगे भूकंप एक मानव जनित आपदा भी बन गई। हमारे ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से भूकंप पहले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जब आएंगी तो मानव को ले ही जाएंगे ना। बिहार का एक ऐसा, बिहार का जो ये वाला एरिया है ये हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो इसमें हर बारिश में या हर मॉनसून में या हर सीजन में आप इतना मान के चलो कि 1000 लोग तो मर ही रहे होंगे ना। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, है ना। कभी कभी रेमल आया था ना, रेमल आया था साइक्लोन, तो बंगाल के तट तो कुछ तो लोग को ले गया होगा। डेटा हमें सारी चीजें नहीं मिलती हैं। अगर हम कोविड के वाकई डेटा आपको दिखा दें तो आप मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सरकार ये भी समझती है कि अगर ज्यादा दिखाएंगे तो लोग सोच के मर जाएंगे। जबकि कोविड में आपने देखा कि हमारे आसपास लोग मरने लगे सबके। अब जब लोग आसपास मरने लगे इसका मतलब बीमारी घरों तक पहुंच गई है। तभी तो गांव के लोग क्या करते थे दूर रहने लगे। नहीं तो गांव के लोग बहुत हिम्मती हैं। शुरू में उन्होंने खूब मील बांट कर खाया, क्या रे कोविड होगा, उनको लग रहा था कुछ ऐसी बीमारी है जो आएगी तो दिखेगी, लेकिन वो दिख ही नहीं रही थी। गांव से जब बॉडी, डेड बॉडी निकलने लगे तब उनको लगा कि यार रहेंगे तो फिर बातचीत हो जाएगी, अभी क्या करें अपने आप को क्वारंटीन। तो असंतुलन, बाढ़, सूखा, भूकंप। अब जब बताओ कि अगर बिहार के एक क्षेत्र में बाढ़ आ गया तो वहां की इकोनॉमी रिवाइवल करने में करीबन तकरीबन 6 महीने लगेंगे। दिल्ली बताओ 10 दिन डूब जाए मुखर्जी नगर तो फिर कोचिंग की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और कोचिंग को रन करने के लिए फिर से एसी वगैरह सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, ठीक करानी पड़ेगी। तो सब कराने में तो लग जाएगा 2 से 3 महीने लग जाएगा ना। तो भाई जहां बाढ़ आ गया, जहां सूखा पड़ गया, वहां की इकोनॉमी तो डाउन हो गई। और अगर वो पूरे एरिया में आ जाए, सोचो बिहार यूपी दोनों डूब जाए गंगा से, और दिल्ली यमुना से, बगल में ही तो यमुना है, तो फिर तो ये कहानी खत्म हो गई ना। जो लोग तैराक रहे हैं वही जिंदा बच पाएंगे। समझ रहे हो। तो बाढ़ और सूखा करने से क्या हो गया, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। और जब अर्थव्यवस्था डाउन हो गई तो फिर सबसे बड़ी पहचान क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान आर्थिक व्यवस्था ही थी। और आर्थिक व्यवस्था डाउन हो गई तो ये सीधे क्या हो गया, नगरों का पतन होने लगा, क्रमिक पतन होने लगा। और जब नगरों का क्रमिक पतन होने लगा तो इसी व्यवस्था को हमने कह दिया डिक्लाइनेशन। और डिक्लाइनेशन का मतलब है अब व्यापार ही नहीं रहा, वाणिज्य ही नहीं रहा। कोविड के दौर में बहुत लोगों ने संस्था बंद कर दी, मैं भी उनमें से एक था मेरे पास भी बड़ा लॉस गया तो मैंने अपना संस्था बंद कर दिया। तो कितने लोग संस्था बंद करने के बाद क्या होगा, दूसरे कोचिंग में पढ़ाने लगे। छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं ठीक है, लेकिन लॉस तो गया। और जब लॉस गया तो वो कभी भी क्या हो सकता है, आ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कहीं भी जाऊंगा एज अ फैकल्टी ही रहूंगा ना। लेकिन अपने संस्था में रहता तो सारी चीज हमारी रहती। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे साथ भी लागू हो गया। और जब लागू हो गया तो जो इनकम उस लेवल पे था वो इस लेवल पे इनकम नहीं। और जब लेवल पे इनकम नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, डाउन हो गई। और जब कंडीशन डाउन हो गई इसका मतलब पहचान डाउन हो गई। और जब आइडेंटिटी डाउन हो गई तो फिर कहीं ना कहीं क्या चीजें हो गई कि वो व्यवस्था की पहचान खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इसी सारी चीजों को अपन एक वर्ड में देते हैं नाम, पतन। और पतन का मतलब ये है कि उसके अर्थव्यवस्था में रूपांतरण, मतलब अब वो लाभ की स्थिति बनी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। शायद व्यापार होगा ये भी जरूरी नहीं है। बाह्य व्यापार तो शायद नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन खत्म तो सरप्लस का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। तो एक्सटर्नल ट्रेड खत्म है, इंटरनल ट्रेड हो सकता है, आंतरिक व्यापार हो सकता है। लेकिन उसमें भी आंतरिक व्यापार कैसे होगा, जब वो ग्रामीण सभ्यता बन गई। मेजरमेंट स्केल में क्या होगी, एक रूपता नहीं आ पाएगी, समरूपता नहीं आ पाएगी।
ग्रामीण हो गई ना, तो पतन यही कहेंगे कि शहरों से ये कहाँ पे स्विच हो गई, ग्रामीण। समझ आ रहा? तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, पतन सिद्धांत या मत, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी सिद्धांत, पारिस्थितिकी असंतुलन। यह सिद्धांत फेयर सर्विस द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत फेयर सर्विस द्वारा दिया गया यह एक स्वीकार मत है, यह एक स्वीकार मत है। लिखिए, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के द्वारा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, शहरों में कि गांव में? शहरों में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, शहरों में। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी, प्रोडक्शन के सेंटर, नौकरी के सेंटर और सारी सुविधाएं, इसीलिए लोग शहर स्विच कर रहे हैं, यही है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी शहरों में, और जब सबसे ज्यादा डेंसिटी शहरों में होगी तो वही सबसे ज्यादा संसाधनों का यूज ज्यादा करेगी। गांव में आपकी एक कॉलोनी की बिजली खपत वहां 1 साल की बिजली खपत के बराबर है, क्योंकि जैसे मौसम ठंडा हुआ उन्होंने एसी बंद कर दिया गांव में। और यहाँ बाहर बारिश हो रही है, अंदर पता नहीं चल रहा। ऐसी चीजें हैं कि नहीं है? फिर बाद में अच्छा बारिश भी हो रही है। तो ये सारी चीजें, तो इसी को लिखना। लिखिए, बढ़ती जनसंख्या के द्वारा संसाधनों का असीमित दोहन, बढ़ती जनसंख्या द्वारा संसाधनों का असीमित दोहन से असंतुलन पैदा हुआ। बढ़ती जनसंख्या के द्वारा संसाधनों का असीमित दोहन से असंतुलन पैदा हुआ, जिसकी वजह से आपदाओं में जिसकी वजह से आपदाओं में या आपदाओं के प्रसार में, ऐसे लिखो, आपदाओं के प्रसार में तेजी आई और बाढ़, सूखा व भूकंप की, बाढ़, सूखा व भूकंप की प्रवृत्ति, बाढ़, सूखा व भूकंप की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। ठीक। फलतः यह व्यवस्था, फलतः यह व्यवस्था नहीं, यह सभ्यता अपने शहरीकरण के स्तर से ग्रामीण स्तर में परिवर्तित हो गई, ग्रामीण स्तर में परिवर्तित हो गई। ठीक। इन्हीं संदर्भों में नेक्स्ट लाइन लिखना है ना, इन्हीं संदर्भों में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझा जा सकता है।
ठीक है, एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों का विकास अंततः पतन की ओर उन्मुख होता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समझाइए। हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन भूल गया मैं। क्या यह कहा जा सकता है, आगे क्या था? क्या यह कहा जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों का अंतिम परिणाम उस व्यवस्था के पतन की ओर उन्मुख होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इसे समझाइए। देखो, मैं क्वेश्चन यहीं से फॉर्म करता हूं, और अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो मैं भी भूल जाता हूं, तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है ना? चलो एक क्वेश्चन ये बनाते हैं, लिखो लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक तरफ, क्वेश्चन को टफ कर रहे हैं ना, पहले ही बता। सिंधु घाटी सभ्यता एक तरफ कर्मकांडी समाज को, कर्मकांडी समाज को निरूपित करता है, तो दूसरी तरफ व्यापारिक प्रवृत्ति को, दूसरी तरफ व्यापारिक प्रवृत्ति को क्या यह माना जा सकता है, क्या यह माना जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोप होने का या पतन होने का, क्या यह माना जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने में उसके पतन होने में, फिर से रिपीट करिएगा लाइन जरा। पतन होने में, पतन में उस समाज के अंधविश्वासों, अंधविश्वासों का भी योगदान रहा होगा। स्पष्ट कर, थोड़ा देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम फॉर्मेशन नहीं करेंगे, हम चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल पे समझें। ये क्वेश्चन का सेकंड स्टेप है जिसमें हम ले कहीं और जा रहे हैं, हम आपको हिंट्स दे दे रहे हैं, सुन लेना। ले कहीं और जा रहे हैं लेकिन इसका आंसर कहीं कुछ और होगा, ये हिंट्स है उस क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। 10 नंबर में 1 नंबर मिलेंगे, क्यों? लेबर चार्ज, मेहनत की रही है ना हमने। तो अगर आपने आंसर ऐसा लिखा होगा तो मैं काट दूंगा, बाद में बहुत इमोशनल मत होना कि अरे सर क्या कर रहे हो, तो मैं 1 नंबर दे दूंगा, है ना। बट वो क्वेश्चन जिधर ले जा रहा है उधर नहीं जाना। क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पकड़ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो पहली बात, आप क्वेश्चन के डिमांड को लिख कर लाना। जैसे अपन कर रहे थे ना क्वेश्चन में कि ये डिमांड है, वैसे डिमांड लिख लेना और उसके बाद यहाँ पे फ्रेमिंग कर लेना और तब यहाँ लैंग्वेज लिखना। शुरू में लैंग्वेज लिखोगे तो उतार चढ़ाव आएगा, पहले रोटी खाई, फिर दाल खा गए, फिर पानी पी लिया, फिर थोड़ा घूम के फिर सब्जी खा ली, ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। कर लोगे ना? कर लेंगे? कर लेंगे मैडम? बोलो। आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा, चलो। तो कल
कल आप ना 6 लोग हैं, तो 6 आंसर मेरे आने के पहले यहाँ सबमिट कर दें, ठीक है। मैं थोड़ा फ्लो देखना चाह रहा हूँ, आप लिख लोगे ना, लिख पाओगे? ठीक। अगर नहीं लिख पाओ तो फ्रेमिंग तक ले आना, जैसे डिमांड और फ्रेमिंग, लैंग्वेज जब ठीक हो जाना दे देना, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे वैदिक काल। एक सभ्यता डेवलप हुई जिसका नाम था वैदिक एज, वैदिक काल, और इसका काल हो गया 1500 से 600 BC। लेकिन इसमें हम दो प्रकार से डिवीजन करके पढ़ेंगे इसको, इसमें दो प्रकार से विभाजन करेंगे। एक का नाम है ऋग्वैदिक, कभी अब PYQs देखना तो क्वेश्चन एक का फॉर्मेशन यहीं से है, वो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, पहले कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखना है ध्यान से। एक पार्टीशन है ऋग्वैदिक काल जिसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व शासन है, दूसरा है 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता अपने ग्रामीण स्तर के लिए जानी जाती है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा पूछेगा ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व दिखाई देता है, तो वहीं उत्तर वैदिक का विकास 1500 से 1000 दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन एक यहां से आ गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये समझ पा रहे हैं। दूसरा ये पूछेगा कि ऋग्वैदिक, एक यहाँ पे एक लोहे की खोज हो जाएगी, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो जाएगा, तो लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में हुई, जैसे 1000 BC में लोहे की खोज हो जाएगा, तो ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज दिखाई देती है। तो लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में नहीं दिखाई देगी, वो किस काल में दिखाई देगी, उत्तर वैदिक काल में। तो कई बार ये क्वेश्चन देगा, कई बार ये देगा कि 1000 ईसा पूर्व से ठीक पहले हुई थी, मतलब 999 में हुई होगी। तो इस वजह से भी अगर ये 1000 BC है तो इस 1000 BC को आप यहां काउंट करो, ये 1000 BC के ठीक पहले की बात है, लेकिन 1000 BC से 600 BC यहां तक की बात है। ये दो बातें समझ पा रहे, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो तो इसके बारे में ध्यान से सुन देंगे, लेकिन अब इस दो चैप्टर है वैदिक एज, चूंकि दो पार्ट में हम पढ़ेंगे तो इसके दो अपने चैप्टर हैं। एक चैप्टर कौन सा है, ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक। तो हम सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक, फिर पढ़ेंगे, ठीक। तो चलो क्या होगा कालखंड इसका, अच्छा एक बात देखो, हमने इतिहास को जानने के लिए 2-3 सोर्स की बात करी थी, याद आ रहा है स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और, तो यहाँ विदेशी एक खुद है तो इनका विवरण तो आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना होगा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था,
लिखो। हो गया। हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। हमने आपसे कहा होगा कि 9 पाषाण पढ़ के आना, याद आ रहा है? कहा होगा नहीं? तो करा है कुछ? नहीं करा है ना। चलो देखो साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब ये देखो ये दो चीजें फैक्चुअल हो जाती हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उन्हीं के एविडेंस मिले होंगे। जैसे वो मरे होंगे तो बर्तन मिल जाएगा, यही मिलेगा ना। और खूब से खूब क्या होगा, गांव का संकेत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हल मिल जाएगा लकड़ी का। यही है ना पुरातात्विक स्रोत। और क्या है? जो हमने प्रैक्टिस की वही होगा। आदमी जब मरता है तो घरों में उसके कुछ कपड़े वगैरह तो रहते ही है ना, तो उसके प्रमाण है। या फिर जो वो कुछ लिखता वगैरह होगा तो प्रमाण है। हम लोग जब जाएंगे तो वीडियो प्रमाण होगा कि पढ़ा रहे थे। होगा नहीं होगा? तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तो यही है ना। साहित्यिक स्रोत क्या होगा कि हमने क्या क्या लिखा, हमने इतिहास पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया, यही होगा ना सारी चीजें। या फिर कोई अगर मान लो कोई ऐसे कोई विवरण हमें मिल जाता है, ठीक है, हमारे मार्कशीट, हम फेल हुए थे, पास हुए थे, स्कूल कितने पढ़े थे, तो हमारे चाचा क्या थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, कैसे पता चल रहा है? उनके डिग्री वगैरह से, स्रोत से, यही हो रहा है ना। तो ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं, किस चीजों की मान्यता इनके आगे है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगा? साहित्यिक स्रोत से। और इसी साहित्यिक स्रोत में एकमात्र कंपोजिशन हम किसको देखेंगे? ऋग्वेद को देखेंगे। 4 वेद है ना, तो ऋग्वेद को देखेंगे। और इसी ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक एज भी, ऋग्वैदिक काल में भी आर्यन रहे और वो इस चीज की भी प्रैक्टिस कर रहे। जैसे उनका पूजा पाठ कैसा रहा, क्या वो कृषि कर रहे थे, तो कृषि की जानकारी कहाँ से मिलती है? वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिल रही थी? यही सारी प्रैक्टिसेस हैं। किस देवता को मान रहे हो, सोम को, वरुण को, है ना, इंद्र को, नदी कौन कौन सी है, प्रैक्टिस कौन कौन सी नदी का है, तो गंगा, सिंधु, सरस्वती, प्योर नदी कौन सा है, ये सारी चीजें क्या है? फैक्चुअल। तो ये चीजें अपन देख लेंगे, ठीक। और उसी तरह पुरातात्विक स्रोत देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर रहता है या कोई भी टॉपिक आपको समझना होता है वो इन्हीं चारों के लिए समझना होता है। कहीं भी आप कितना भी डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन कहता है ना टफ पूछ रहा है, तो टफ का नेचर है कहाँ से पढ़ना। और हम क्या करते हैं, हम खूब पेन बदल बदल के क्या लिखते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सुक्ताज हैं, 10 मंडल हैं, गायत्री मंत्र का वर्णन मिला है, विश्वामित्र ने रचना की है। अरे यही लिख रहे हैं ना, लेकिन इसका कोई रोल उस लेवल पे नहीं। आपसे पूछ देगा कि कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, मेंटो से प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो, कि जब भी क्वेश्चन टफ करेगा या फिर आप किसी भी टॉपिक को ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, तो उसके आप आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पे ही ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखना,
हम आधी जर्नी यहीं से पूरा कर लेंगे। आप पढ़ के आए हैं ना, पढ़ के आए हैं ना भाई, बोल नहीं रहे हो तुम। ध्यान से सुनना, नौपाषाण काल में अर्थव्यवस्था है क्या? यही तो पढ़ के पूछ रहे थे कि पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा? हम आए अपना पढ़ा के एकदम से निकल जाए? आप हमें बता सकते हो कि सर ऐसा ही है, क्योंकि हमारे क्लास की यही परंपरा है, तो आप बता सकते हो। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेन रोल में आ जाओ, नहीं तो भीड़ देख ही रहे हो किस तरह पागल हुई पड़ी है, रील्स देख देख के एडमिशन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में बहुत अवसाद दे जाएगा आपको, फ्रस्ट्रेशन दे जाएगा, मेहनत करते हुए भी चीजें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मेहनत का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं। ठीक, तो आर्थिक व्यवस्था उस समय था क्या? क्या था? लोग कहाँ रह रहे थे? और गांव में जब लोग रहेंगे तो गांव का सरदार एक होता था, होगा। शुरुआती लेवल पे सोचो कि गांव रहा होगा, उस गांव में क्या हो रहा होगा, सरदार आ रह रहा होगा, वो चौधरी रह रहा होगा, वो जो कहेगा वही चीजें होंगी। शुरुआती लेवल सोच के देखो, तो राजनीतिक व्यवस्था में कौन रहे होंगे? सरदार रहे होंगे, कोई हेड रहा होगा। और सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी? जब इकोनॉमी नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था करीब करीब ठीक ठाक होगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अब एक चीज देखो कि नवपाषाण काल में गांव का उदय है, ग्राम का पहली बार कॉन्सेप्ट कहाँ है? नवपाषाण में। हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपकी नौकरी लगी तो पूरी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई, गांव के प्रत्येक घर से एक एक नौकरी लगी, तब लोग शहरों की तरफ मूव करने लगे, पूरा गांव शहर की तरफ मूव कर गया, ऐसी चीजें होंगी। तो भैया अभी गांव का विकास, गांव का उदय हो रहा है, तो क्या सारी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी? नहीं होगी। न्यूनतम दशाएं कहां मौजूद हैं? नवपाषाण में। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ग्राम का विकास कहां दिखाई देता है, गलत हो जाएगा। ग्राम का विकास कहां दिखाई देता है? ऋग्वैदिक एज में। गांव का उदय कहां दिखाई देता है? गांव का न्यूनतम विकास कहां दिखाई देता है? नवपाषाण काल। समझ पा रहे? अरे, तो गांव का जब न्यूनतम विकास वहां दिखाई दे रहा है, तो वही गांव अब न्यूनतम विकास की ओर आगे आगे बढ़ेगा मैक्सिमम के लिए। जैसे आप कहते हो ना, हमारा गांव 4-5 गांव से ज्यादा समृद्ध है, इसका मतलब आपके गांव में जो मेजरमेंट स्केल है, जो पिलर है डेवलपमेंट का, जो पिलर है वो क्या है, वो ज्यादा आगे, ऐसा है। तो यही चीजें क्या होगा, यही गांव से आगे बढ़ के हम जब ऋग्वैदिक एज में आएंगे, तो इसी ऋग्वैदिक एज में हम ये चीजें देखेंगे कि यहाँ पे जो गांव है वो धीरे धीरे नवपाषाण से ज्यादा संपन्न है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर गांव का विकास दिखाई देगा। हालांकि नवपाषाण में भी गांव का विकास है, लेकिन जब कंपैरिजन आता है तो वो न्यूनतम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो गांव का अगर यहाँ विकास होगा, तो एक बात तो हम यहाँ से फिक्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं बिना पढ़े, कि ऋग्वैदिक एज ग्रामीण सभ्यता रहेगी। क्लियर है? और अगर ऋग्वैदिक एज ग्रामीण सभ्यता रहेगी, तो ग्रामीण सभ्यता में वो जो जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। अंधविश्वास भी रहेगा, कर्मकांड भी रहेगा, व्यापार और वाणिज्य नहीं होगा, क्योंकि गांव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। जैसे गांव का विकास हुआ, आपने टाइल्स लगा लिया क्या गांव में? पहले मिट्टी का घर था, फिर धीरे धीरे ईंट का हुआ, अब एसी अब लग रही है। कोई कहेगा कि 20 साल पहले से एसी चला रहे हम? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। ठीक, तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा एक चीज तो समझ रखें कि ग्रामीण व्यवस्था है। अब पहले क्या हो रहा था कि मानो ये उसका घर है और यहाँ वो खेती कर रहा है,
ठीक है। तो अब ये खेती, ये घर है तो यहाँ भी खेती कर रहा है, और खेती करने का पर्पस क्या है? सिर्फ पेट भर सके। समझ रहे? तो मानो उतना ही फसल की खेती कर पा रहा है जितना उसका पेट क्या हो पाए, भर पाए। इसका मतलब कि यहाँ पे अधिशेष उत्पादन है। ये सब सोचने हैं आपको। अधिशेष उत्पादन है नहीं, और अगर अधिशेष उत्पादन नहीं है तो व्यापार और वाणिज्य होगा नहीं होगा, और अगर व्यापार और वाणिज्य नहीं होगा तो बताओ फिर वो जो भी खेती कर रहे हैं जिसको अपन कृषि कह ले रहे हैं, तो क्या वो कृषि अर्थव्यवस्था का रूप ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो क्या कृषि अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रेजेंट रही होगी? हो गया, यही तो पढ़ना था। क्लियर है? अब जब कृषि अर्थव्यवस्था नहीं रही होगी, इकोनॉमी पॉलिटी से रिलेट कर रहा है। इंडस वैली में देखा हमने, पैसा ज्यादा तो पावर ज्यादा, ठीक है, और पैसा ज्यादा तो पावर ज्यादा। पैसा यहाँ पे ज्यादा है तो पावर कम होगा, तो पावर कम होगा तो सरदार की पावर। यार बहुत मेहनत लगती है एकदम एक एक स्टेप चढ़ाने में, दिमाग से बोलना है। क्या कह रहे थे? पैसा कम तो पावर कम। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो सरदार है, जो पूरे गांव को हेड कर रहा है, उसकी पावर ज्यादा होगी। फिर से करते हैं। अभी सरकार बीजेपी की सीट उतनी नहीं आ पाई जिससे वो क्या कर पाए, अपनी सरकार बना पाए। तो उसने एनडीए से अलायंस, उसकी अलायंस रही, तो सभी घटक जो दल रहे उसके साथ सरकार बनी। ठीक है, तो अभी मोदी की पावर कम, और अगर वो पावर 400 पार हो जाता, 300 पार हो जाता, या उतनी सीटें आ जाती जितनी 50% से ज्यादा सीटें आ जाती, तो फिर क्या होता? मोदी की पावर ज्यादा होती। तो मोदी की पावर कम हो गई, इसका मतलब कि वोट परसेंटेज उनकी पार्टी का कम हो गया, और उनकी पार्टी का वोट परसेंटेज कम तो पावर कम। इकोनॉमी पूरे समाज की क्या है? डाउन है। तो सरदार कैसे पावरफुल हो जाएगा? कम है ना। समझ में आया? तो अब इस बात को देखो कि राजनीतिक व्यवस्था में सरदार की पावर क्या हो गई। तो सरदार का चुनाव कौन करेगा? गांव के लोग। तो गांव के लोग समिति बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनाएंगे तो सबसे ज्यादा पावर कमेटी का कि सरदार का? कमेटी का। तो कमेटी का पावर अगर ज्यादा होगा तो उसी कमेटी को हम सभा और समिति कह देंगे। तो सभा और समिति का पावर क्या है? ज्यादा है। और सभा और समिति का पावर ज्यादा है तो सरदार उनके खिलाफ जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सरदार किसकी दया पे पल रहा है? सभा और समिति। तो सभा और समिति सरदार को निर्देशित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्लियर बात है? इतना समझ रहे हैं? अब एक चीज और देखो, आप गार्ड रखे हो और आपके घर पैसा ही नहीं है, तो किसके लिए गार्ड रखे हो? तुम समझते नहीं हो यार, फिर वो मजा नहीं आता है। तुम्हें समझने में देर लगता है, तब तक वो कटाक्ष का अपना रिदम खत्म हो जाता है। हमने 2-3 गार्ड रखे और घर में पैसा नहीं है, किसके लिए रख रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये गार्ड रखने का पर्पस क्या है? कि जो भी है उसको बचाओ। यही बातें है ना। तो सरदार का काम क्या है? उस गांव की रक्षा करना। तो गांव की रक्षा करना है तो क्या रक्षा करना है? हाँ, पशुओं की। तो राजा का अपना इतिहास पशुओं की रक्षा करना है। वो ठंड दोपहर बारिश सब में ऐसे कर रहा है, और ऐसे करके वो रक्षा कर रहा है। तो मान लो कि किसी दिन हमारी खेती हुई 10 क्विंटल, सपोज, इतना है नहीं वैसे, तो 10 क्विंटल में हम, हमारा पूरा परिवार चल रहा है 1 साल। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 10 ही क्विंटल चल रहा था, लेकिन पूरे सालाना 9 क्विंटल में हमने खा लिया, 1 क्विंटल बच गया, या 10 रुपए बच गए, 1 रुपए बच गए। तो उस 1 रुपए में हमने क्या कर दिया? उससे कहा कि ये तुम रख लो,
तुम हमारे लिए बड़ी तपस्या करते हो। तो दया भाव से दे दिया हमने। तो दया भाव से अगर हम दिए दिए तो उसी को कह दिया गया कर, टैक्सेशन सिस्टम। लेकिन क्या ये टैक्सेशन सिस्टम वाकई है? तो टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली ऋग्वैदिक काल में प्रेजेंट है? नहीं। जो हमने पैसा उनको दिया सरदार को, वो पैसा गिफ्ट है, उसी गिफ्ट को हमने बलि नाम दे दिया। तो बलि एक प्रकार का कर है जो स्वेच्छा से दिया जाता था। जबकि टैक्सेशन सिस्टम अगर प्रेजेंट रहे तो आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। हम अगर आईटीआर नहीं भरे, पुलिस कल उठा के ले जाए हमें अल्टीमेटम के बाद, तो आईटीआर भरना जरूरी है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आप इस बात को समझो कि टैक्सेशन सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है। और जब कर प्रणाली प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ जो सरदार है, जिसको हम राजा कह ले रहे हैं, तो राजा की शक्ति में वृद्धि है? नहीं है। अब जब राजा की शक्ति में वृद्धि नहीं है तो समाज का स्वरूप जो होगा ये ज्यादा पितृसत्तात्मक होगा कि मातृसत्तात्मक? मतलब घर में किसकी ज्यादा चलेगी, दादा की दादी की? उस समय घर में दादा की चलेगी। तो जो परिवार का जो हेड होगा उसे मुखिया कह दिया गया, उसी को कुलप कह दिया गया। ठीक है? तो कुलप कौन था? परिवार का मुखिया था। तो समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। क्लियर? दूसरी चीज, हमारी पहचान आपसे कैसे? हमारा, जैसे मैंने कह दिया, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मान लो कि क्या है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जैसे आजमगढ़ एक हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो आजमगढ़ ले लिया, तो हमारी पहचान आजमगढ़ से, हमारी पहचान दिल्ली से। लेकिन अगर मान लो दिल्ली और आजमगढ़ ना हो तो क्या कहेंगे? हम आते हैं कहीं से। सोचो कोई गांव भी ना हो तो क्या कहोगे? कि हम रहते हैं उधर, एक प्लेन लैंड है, उधर ही रहते हैं। हाँ, कबीले से आ रहे हैं, कुछ तो कहेंगे। तो कबीले की पहचान कैसे होगी कि आप किस कबीले से आ रहे हैं? तो इस कबीले से आ रहे हैं। तो उसकी पहचान तो गोत्र से होती थी, गोत्र सिस्टम से होती थी, कि हम फलाना गोत्र से, हम फलाने गोत्र के राजा हैं। तो गोत्र व्यवस्था यहाँ पे क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्लियर? गोत्र शब्द यहाँ पे आएगा। और गोत्र का मतलब क्या है? देखना, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक गोत्र में शादी नहीं होती। माना जाता है कि वो सेम ब्लड के हैं, एक ही जगह के संतान है। इसलिए ऐसा सुना है ना आपने, एक गोत्र में शादी नहीं हो रही। ठीक है? तो ये चीजें आ जाएगा, गोत्र आ गया। अब एक चीज बताओ, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? युद्ध होगा कि नहीं होगा? देखो, जितना ज्यादा बताओगे ना तुम्हारे पास उतना ज्यादा पॉइंट आएगा। मेरा काम है, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा और मुझे प्रॉपर पैसे मिलने ही, तुम लॉस में चले जाओ। और फिर इसके लिए तुम कहीं ना कहीं तो भटकोगे ना यार, प्यासा आदमी तो भटकेगा। तो खुद से बोलोगे तो ज्यादा समझोगे। देखो, हम करीब करीब ऋग्वेदिक खत्म कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे। हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। राजा उस पूरे कबीले का क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। तो राजा को जनस्य गोपा कह दिया गया, खत्म हो गया। यही तो एक ऐड ऑन करना है, बाकी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या पूछा था अभी? हाँ, युद्ध होता नहीं होता, बताओ। युद्ध होगा नहीं होगा? बोलो। होगा नहीं होगा? पैसा नहीं है तो युद्ध नहीं है, बात समझ में आती है। लेकिन गांव में भी पैसे नहीं होते थे, फिर भी युद्ध हो जाता। क्यों हो रहे थे? पशुओं के लिए। खेत भी नहीं है तो क्यों होंगे? पता चला रात को 2 बजे क्या हुआ, पशु खोल लिए और सुबह तक रो रहा है। गांव में अभी भी है ये चीजें, कम है, बहुत कम है, लेकिन है। तो पहले लोग कहाँ सोते थे? घर वर छोड़ के पशु के पास सोते थे, क्योंकि वही सोर्स ऑफ इकोनॉमी है ना। गाय भैंस दूध देगी तभी तो हमें 1200-1500 रुपए महीना आएगा, जिससे सारी चीजें चलेंगी। पहले यही था ना। तो अब इस बात को समझो कि युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो वो राजा जो ठंड में क्या कर रहा है, किकुड़ रहा है, वो जाके लोगों को जगाएगा कि चलो उठो, लड़ने चलना है। तो राजा क्या करता था? युद्ध में सिर्फ नेतृत्व प्रदान कर रहा है,
कि इसको इधर से मारो, उसको उधर से मारो। तो राजा कबीले का प्रधान जरूर है लेकिन पावर नहीं है। दूसरी तरफ वो युद्ध में सिर्फ नेतृत्व कर रहा है, और जब युद्ध हो गया तो फिर सब अपने अपने घर। क्लियर है? तो हम इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। शहर के लोग भी समझेंगे क्योंकि उनके फादर या फादर के फादर गांव में रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि वो नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए यूट्यूब है ना। लेकिन सब लोग समझेंगे। हम पौंडीचेरी के लड़की तो को पढ़ा के आए हैं वहां तक, तो वहां तक लोग समझ रहे थे, तो इधर तो खैर समझेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि राजा की पहचान उसके कबीले से। क्लियर है? अब एक चीज देखो, राजा की पहचान कबीले से हो गई, आर्थिक व्यवस्था हमने कर लिया, सामाजिक व्यवस्था भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब बताओ कि अर्थव्यवस्था जब अपना रूप नहीं लेगी तो मुद्रा व्यवस्था आएगी, पैसा दिखेगा, मनी दिखेगा, 10 रुपए का नोट नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो मनी इकोनॉमी भी प्रेजेंट नहीं, मुद्रा अर्थव्यवस्था भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो मुद्रा प्रेजेंट नहीं है तो भैया लेन देन भी तो होगा। अभी क्या होता है कि तुम मुझे 400 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 2 दिन में दे दूंगा। तो कैश नहीं है तो कोई नहीं, फोन पे दे दो। अभी जो भिखारी ना, फोन पे वाले भी आ गए हैं, पता है आपको? ठीक है ठीक है। तो आप बताओ कि फिर उस समय तो कुछ होता होगा, वस्तु विनिमय। जैसे आप अपने घरों में देखना, मम्मी ना बगल बगल वाले पड़ोसी से कहती हैं कि आटा दे दो, आटा खत्म हो गया है, और उतना ही आटा फिर दे देती है। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद, बार्टर सिस्टम पर। अगर कुछ नहीं है तो हम आइसक्रीम खा रहे थे, गेहूं चुरा के ले जाके दे रहे थे और आइसक्रीम बदले में ले रहे थे। तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तब तक चलेगी जब तक अर्थव्यवस्था का रूप ना हो। क्लियर? दूसरी बात ध्यान देना, जब पैसा समाज में नहीं है तो वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी? देगी? नहीं देगी। तो सभी लोग अपने कर्मों से जाने जाएंगे। इसी वजह से ना दादा लोग नाराज रहते हैं कि हमारे समय में ये हो रहा था, वो हो रहा। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपके समय में पैसा ही नहीं था क्लियर है? अभी पैसा हो गया तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब एक वृद्ध आदमी से ज्यादा एक नौजवान बच्चा जानता है, टीनेजर ज्यादा उनसे ज्यादा ज्यादा जानता है। क्यों? पैसे से टेक्नोलॉजी आ गई, फिर उस टेक्नोलॉजी की पहुंच हमारे घर तक हो गई। पहले कहते हैं ना कि हम 20-20 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने, बच्चा कहता हम क्यों जाए, तो वो कहते तुम मेहनत ही नहीं हो। अरे भाई, आपके समय फैसिलिटी नहीं थी तो आप जा रहे थे, हमारे समय है। तो वो उनका द्वंद्व रहता है, वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट चला स्मार्ट बुढ़ा। अगर कोई टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, फ्रेंडली है, तो स्मार्ट बुढ़ा है वो। और जो नहीं है तो वो तो आपसे द्वंद्व करेगा मेरे, कि दिन भर मोबाइल मोबाइल। खैर वो तो सही बात है, लेकिन अगर पढ़ाई पर्पज से यूज कर रहे हो तो फिर कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में अगर पैसा नहीं है तो भेदभाव ना के बराबर। क्योंकि भाई जितना खाना है, जितना मेहनत करना है उतना खाना है। नहीं मेहनत बातें बनाओगे तो खा नहीं पाओगे। अभी बातें लोग एसी में बैठ के क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उससे व्यू बढ़ रहा है तो पैसे आ रहे हैं। यूट्यूब कल अगर ये बातें मेंशन कर दे कि हम तुम्हारे किसी भी व्यू पे कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आज ही के आज ही सब बंद हो जाए। लोग फिर से गांवों पर, सड़कों पर मेहनत करते हुए ज्यादा दिखेंगे। तो अभी क्या है, व्यवस्था का रूप बहुत बढ़ चुका है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उस समय के दौर में आप एक चीज को देखना कि समाज में भेदभाव नहीं है, और भेदभाव नहीं है तो समाज क्या है, समता मूलक। अच्छा, अपर कास्ट की शादी लोअर कास्ट से हो सकती है अगर इकोनॉमी नहीं है तो हो सकती, और लोअर कास्ट की शादी अपर कास्ट के, तो इसी को हमने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो सारी चीजें तो पढ़ ली, बचा क्या? ऐसे पढ़ना होता है ना। एक बचा रिलीजन, धर्म। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सबसे ज्यादा पूजा पाठ करोगे। गांव के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, देखा आपने?
वो प्रत्येक सोमवार को आपको देखना, कुछ हमारे घर की जो भी महिलाएं हैं वो दिख जाएंगी मंदिर में आपको। शहरों में शायद दिखे ना दिखे, क्योंकि वो 10 बजे उठ रही हैं, लेकिन वहां दिख जाएंगे। आस्था भी है एक बड़ी चीज, लेकिन पैसा कम है तो पूजा पाठ भी ज्यादा। ठीक है। अब लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ जैसे रह रहे हैं तो अचानक बारिश आ गई, अचानक क्या हुआ, जंगलों में एक बहुत अलग आवाज आई और आग लग गया। अरे ऐसी चीजें होंगी नहीं होंगी? रात को बादल गरजता है तो देखना हालत कितनी खराब होती है। ऐसे लगता है कि बाहर देख नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आएगा, अब देखना कि वो देखने से डर लग रहा है, दिन में अंधकार किए हुए है, अलग से बादल गरज रहे हैं, कई बार तो बिजली कड़क रही, लग रहा है हमारे सर के ऊपर ही आ जाए, घर के अंदर सर के ऊपर, ऐसा डर की अनुभूति। तो कहा जाता है एक कॉन्सेप्ट कि ईश्वर का विकास तब माना जाता है, भगवान की विकास तब मानी जाती है, उत्पत्ति तब मानी जाती है, हालांकि कई सारे मत, लेकिन इतिहास की इस व्यवस्था से अगर बढ़े तो ये कहा जाता है कि जब मानव ने अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करके देख लिया कि हम किसी न किसी व्यवस्था से लड़ नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी व्यवस्था पर विजय नहीं पा रहे हैं, तो मानव ने वहां क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और जब सरेंडर किया तो उसने कहा कि जरूर कोई ना कोई बड़ी शक्ति काम कर रही होगी, और उसी बड़ी शक्ति का नाम गॉड। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, इसीलिए पूजा की जा रही है। जैसे चल रहा है इससे बेहतर कर दें, इसीलिए अभी ऐसे पूजा की जा रही है, हमारा ठीक चल रहा है, भगवान उसका ठीक नहीं चलने दें, है ना। तो कई आपके लोग ऐसे मना रहे होंगे कि गई है पढ़ने या गया है पढ़ने, उसकी नौकरी भगवान नहीं लगने देना। अभी फेजेस नहीं आए ऐसे? आए हैं? आपको तो ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, लड़कियों को ज्यादा आएगा, और उसमें भी जो शादीशुदा है उनको बहुत ज्यादा। हमें 3 साल बाद आएगा इसमें, जब पता चलेगा यही पड़ोसी हमें बाइक से छोड़ने आया था, और यही पड़ोसी हमारे असफलता पे ज्यादा खुश हो रहा था कि गए थे पढ़ने, दिल्ली में घूम रहे हैं, और फिर सारी नेगेटिव चीजें। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझो कि एक तरफ क्या हो गया कि भगवान के सामने सरेंडर की बात आ गई, तो समाज पूजा पाठ क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। और जब समाज पूजा पाठ ज्यादा करेगा तो उस समय तो कोई धर्म ही नहीं है। ये बड़ा लाइन बोलने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। पैसा आया तभी धर्म आया। भगवान की भक्ति तो नॉर्मली हो सकती है ना यार। गए एक जल, एक क्या लेते हैं, एक कोई भी पॉट बर्तन लिया, लोटा लोटी लोटा लोटी, उसको चढ़ाया, पूजा पाठ किया, और फिर घर आ गए, चंदन लगाया। लेकिन पैसा आया तो बड़े बड़े घंटा बजने लगे, घंटा है, बड़े बड़े गुरु आने लगे, जाप होने लगा, भव्य भंडारा होने लगा। पैसा आया तो भंडारा में आप आओगे खाने, लेकिन बड़े लोग आएंगे दान करने। मेन कॉन्सेप्ट यही है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं था तो भाई भगवान की पूजा करनी है, करनी है। और जब भगवान की पूजा करनी है तो भाई किससे किसी किया जाए, कैसे किया जाए? तो वही नए नए भगवान की उत्पत्ति हो जाएगी, जिसको हम बात कर लेंगे। इंद्र का नाम आ जाएगा, पुरंदर जिसको कहा गया, फिर अग्नि आ जाएगा, फिर सोम आ जाएगा, वरुण आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे, इनकी पूजा पाठ। अब देखो इंद्र को क्या कह दिया गया, वर्षा का देवता। क्यों कहा होगा? क्योंकि वर्षा हालत खराब कर दी होगी किसी न किसी समय। यही हुआ होगा ना कि अचानक फूस घास पे लेकर रह रहे थे नीचे, आंधी और बारिश आया, साफ कर दिया। तो इनको वर्षा का देवता के भगवान बारिश कम करना। ठीक है। अब इंद्र को किला तोड़ने वाला भी कहा गया, पुरंदर कह दिया गया। तो किला का मतलब क्या है, युद्ध से भी है, और किला का मतलब वर्षा से भी। ठीक है, दोनों चीजें। तो इस तरह से भगवान की उत्पत्ति होने लगी, पूजा पाठ स्टार्ट होने लगा। दो चीजें हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था, तो मानो पूजा पाठ की जिस प्रैक्टिस को वो क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, उसी पूजा पाठ की पूरी प्रैक्टिस को एक हमने रिलीजन का नाम दे दिया, और उसी रिलीजन का नाम था सनातन। क्लियर है? तो सनातन उस समय का धर्म है जहां कोई भी धर्म नहीं था, मानव की अपनी प्रैक्टिस थी, मानव की अपनी अभ्यास थी। और उसी अभ्यास में ये तब की बात है
जब समाज समता मूलक था। ये तब की बात है जब भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं थी। ये तब की बात है जब इक्वली ओरिएंटेड सोसाइटी था। ठीक। तो सनातन, आज देखना कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म की ओर या सनातन बनाना है भारत को, तो सनातन का मतलब है कि धर्म की प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये वो चीजें नहीं समझ रहे, वो कहते हैं हिंदू ही सनातन। ये गलत है। हाँ, जिस व्यवस्था को, इसमें एक पक्ष ये भी है कि जिस व्यवस्था को, जैसे पूजा पाठ परंपरा से हिंदू जुड़ता रहा, उसी भगवान को आगे उसने कंटिन्यू कर दिया, तो इस वजह से वो बोलता है कि हम पौराणिक क्या है, हिंदू, कि हमारी पूजा पाठ क्या हो रही है, शुरू से जैसे हो रही है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे कहना कि हिंदू ही सनातन है, ये तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस? तो इसलिए अभी जो एक नया विवाद है, एक नया आप देखेंगे तो डायलेक्ट निकल के सामने आया है कि भारत को सनातन बनाना है, सनातन धर्म। तो सनातन का मतलब है वन नेशन, वन मैन, वन रिलीजन। तो भारत की डाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी, और सारी चीजें हमारे संविधान से है, और संविधान में आप कितनी भी बड़ी पार्टी बन जाएं, आप ये व्यवस्था चेंज नहीं ला सकते। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। भारत जितना हमारा है उतना दूसरे का भी है, ये समझना पड़ेगा। बपौती नहीं है ना भारत, समझ रहे हैं? हमने जब एक व्यवस्था को अंगीकार किया है तो उस व्यवस्था के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को समझना होगा। तो उस समय का धर्म क्या रहा? सनातन रहा, रिलीजन रहा, और रिलीजन सनातन रहेगा तो वहां पे मानवता की बात की जाएगी, आपसी भेदभाव की बात नहीं की जाएगी, आपसी द्वेष की बात नहीं की जाएगी। तो उस समय के धर्म को सनातन कह दिया गया, जो सबसे पहली बात थी। लेकिन आप इस बात को समझना, मानव की उत्पत्ति के बहुत समय बाद धर्म आया। मानव तो आखेटक था ना। धीरे धीरे मानव गांव में रहने लगा, फिर वो एक व्यवस्था के तहत आगे आने लगा। जब एक जगह रहना रहा तब तो वो सारी गतिविधि देख रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और जहां उसको लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत स्विच कर जा रहा है। आखेटक था तो यही करेगा ना कि बारिश में वो पहाड़ों में चला गया। समझ पा रहे हैं आप? तो धर्म मानव की उत्पत्ति के बहुत बाद की बात है। ठीक है। तो एक सनातन रिलीजन। अब भगवान की जो पूजा पाठ होगी, वो पूजा पाठ कैसे होगी? हम पूजा करते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रीलिम्स पास करो, पहली चीज है। दूसरा, दिल्ली में 2 साल और बने रहने देना। अरे यही चीजें तो मांगेंगे ना यार। ठीक है। तो दिल्ली में 2 साल बने देना, रहने देना, या नौकरी लगवा देना, ये हमारी अपनी आकांक्षा है। मम्मी क्या मांग रही होंगी? बेटा और बेटी को सेट कर देना, घर बना देना, शादी हो तो, लड़की की शादी हो तो अच्छा लड़का या अच्छा घर दिलवा देना, लड़की की शादी हो तो अच्छी बहू ला देना। यही सारी चीजें हैं। रील्स वाली मत लाना, यही सारी चीजें हैं ना। तो आप इस बात को समझो कि अगर यही आकांक्षा है तो उस समय के दौर में क्या पर्पस रहा होगा? पूजा करने का उद्देश्य तो रहा होगा, भगवान से कुछ तो मांग रहे होंगे वो। अरे हम मांग रहे हैं ना अभी, तो उस समय क्या मांग रहे होंगे? देखो यार, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, समझ रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। बेहतर। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? माधुरी, बताइए। तो नाम क्या है आपका? नाम? सद्दाम। हम्म? पेट तो भर ही रहा है। मानव सिविलाइज नहीं है, खेती से नहीं भरेगा, पशुओं को जला के खाएगा, है ना, फल खाएगा। अच्छा, जीवन शैली वो समझ रहा है क्या है उस समय? गांव के लोग समझ रहे हैं जीवन शैली क्या है? कहीं सो जा रहा है, मार्केट जाना ऐसे ही निकल गया, हाफ बंडी में एक गमछा गमछी बांध के चला गया। देख रहे हैं ना आज भी,
तो आज वो समझ नहीं पा रहा है तो उस समय कहाँ समझेगा, जबकि उसके पास पैंट शर्ट है ना, फिर भी जा रहा है। भगवान से सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी कि भगवान ऐसी स्थिति से बेहतर करो, और ऐसी स्थिति से बेहतर करने का एक ही पर्पस था कि भगवान हमें धन दे दो। तो ऋग्वैदिक एज में जो प्रार्थनाएं की गई, जो पूजा की गई, उसका एकमात्र पर्पस है वेल्थ। क्या दे दो? धन दे दो, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए? वृद्धि कर पाए। क्योंकि अगर धन आ गया तो सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और ये बातें कौन बता रहा है? सोर्स कौन है? ऋग्वेद। इसीलिए वेदों में आप चर्चा देखेंगे तो वेदों में चर्चा ये है कि समाज का स्वरूप तो क्या था? रूरल था, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का जो सेंटर और पॉइंट था वो पशु थे, और पशु में कौन थे? बैल और गाय। तो वेदों में ये चर्चा है कि बैल बहुत मोटे होने चाहिए, बहुत ताजे होना चाहिए, अच्छा हाइट होना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा खेत को क्या करेगा? जोतेगा। समझ रहे हैं? आज से 20 साल पहले तक गांव में बैलों की बहुत अच्छे से बैलों को बहुत अच्छे से रखा जाता था। उनके पास 2 जोड़ी बैल हैं, यही सम्मान का प्रतीक था, और उन बैलों में घंटी वंटी लगा दिया जाता था। सोर्स ऑफ इकोनॉमी। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को अच्छे से पॉलिश करते हैं, वहां घंटी लगाया जाता था, बैलों को साफ सफाई किया जाता था। सम्मान का प्रतीक था या नहीं था? क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बैल, और बैल से ज्यादा पूजा किसकी? गाय की। गाय को क्या माना जा रहा है? क्योंकि वो क्या है? वही तो मेन है, सोर्स, इकोनॉमी की सोर्स है। क्यों? क्योंकि गाय का ही बच्चा तो बैल है। तो बैल फाउंडेशन है, लेकिन आप इस बात को समझो कि जो स्पाइन है, जो क्या बोलेंगे, जो मेरुदंड है, जिस पर अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी खड़ी है, वो कौन है? गाय। इसलिए गाय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहां पे? ऋग्वैदिक एज में। घोड़े का भी इंपॉर्टेंस है। तो घोड़े के नाम पर देखो ईश्वर के नाम रखे गए, पुरंदर, अश्विन। घोड़े क्यों? क्योंकि घोड़े से वो आए थे, और घोड़े से गतिशीलता सुनिश्चित हो रही है। ठीक है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक, सोसाइटी और पॉलिटिकल कंडीशन अगर ये सेम है तो रिलीजन पर भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इकोनॉमी चेंज हो गई तो सोसाइटी बदल जाएगी, सोसाइटी बदलेगी तो पॉलिटी बदल जाएगी, और अगर सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी बदल जाएगी तो रिलीजन बदल जाएगा। और ये हर दौर में है। आज के समय में हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपको धर्म से विशेष लेना देना नहीं है। ऐसी चीजें आपने देखा होगा। आज के लोग कहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, वो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमारे उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन हम सब जन्म लेकर जब इस धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर वो काइंड हो गए, दयालु हो गए, तो वो कहते हैं हमारा एक ही रिलीजन है, ह्यूमैनिटी। आपने सुना होगा ये सारी चीजें कि कौन किस धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटी मेन है। तो ये ह्यूमैनिटी तब आ रही है ना जब तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? ज्यादा। तो आज भी सोसाइटी, इकोनॉमी बदली तो सोसाइटी बदल गया। आपके आसपास के लोगों का बात करने का नजरिया आपने बदल दिया, या आप नहीं बदल पाए तो आप कहीं और शिफ्ट हो गए, हाई फाई कॉलोनी में हो गए। फिर उसके बाद आपके यहाँ कौन बैठने लगे? तो अच्छे अच्छे लोग, पॉलिटिकल अप्रोच वाले लोग बैठने लगे, बड़े बड़े लोग बैठने लगे। और जब ये तीनों चीजें होने लगी तो फिर रिलीजन। अंबानी, बड़ा एग्जाम्पल, अंबानी का मैरिज। अंबानी की शादी में वहां हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा था क्या? बताइए। शाहरुख खान गए थे, तो शाहरुख खान को सबसे ज्यादा स्वागत हमें देखा जाए तो शाहरुख खान के यहाँ हुआ होगा, बॉलीवुड स्टार में। और एक तरफ अमिताभ बच्चन। तो क्या उनकी जाति देख कर की गई? नहीं की गई, उनकी अचीवमेंट देख कर की, उनकी सफलता देख कर की गई। और इस तरह से कहा जाता है कि इस समय बताओ कि अगर रिलीजन बदलेगा तभी जब सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या होगा? ठीक। तो ये तीन चीजें जब जब बदलेंगी, रिलीजन अपने आप क्या होगा? बदलता जाए।
बदलता जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब ये रिलीजन कब बदलेगा, इसके लिए हमें लेटर वैदिक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल ये वैदिक धर्म की पूरी कहानी थी। यहां तक क्लियर है? बताओ, क्लियर है? ऋग्वैदिक एज की बात है, क्लियर है? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर अपन कल थोड़ा समझ के फिर थोड़ा लिख लेंगे। क्लियर है? यहां तक आया कुछ समझ? लिखिए, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ। भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ। इसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वेदों की भाषा क्या रही? संस्कृत। तो आर्यों की भाषा, तो लिखिए आर्यों की भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लिख लिया ना आपने? उसके आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन, आर्यों की भाषा संस्कृत रही। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ऋग्वैदिक, पहला लिखिए ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, ब्रैकेट में 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा लिखिए उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लिखिए ऋग्वैदिक काल, और इसमें पहला पॉइंट लिखिए साहित्यिक स्रोत। किसका किसका? दो पार्ट हो गए ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। फिर अब ऋग्वैदिक काल की बात करनी है ना हमें, ये सारी जर्नी किसकी है? तो फिर ऋग्वैदिक काल के नीचे साहित्यिक स्रोत लिख, ठीक है? लिखिए ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है। इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त। सूक्त लिखिए, इसके 10 मंडलों में से इसके 10 मंडलों में से ऐसे लिखना है, 10 मंडलों में से दूसरे से सातवें मंडल
दूसरे से सातवें मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, तथा तथा प्रथम मंडल, प्रथम व दसवां मंडल, प्रथम व दसवां मंडल, प्रथम और दसवां मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं, परवर्ती काल के माने जाते हैं। लिखिए, ऋग्वैदिक या ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल, ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लिखिए नेक्स्ट। ऋग्वेद की अनेक बातें, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, ईरानी ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती, प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती। हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए, आर्यों के मूल, हेडिंग देना, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में, आर्यों के मूल, नेक्स्ट, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। एक तरफ इधर विद्वान लिख लेना, इधर विद्वान लिख लेना और इधर उनके विचार, इधर विद्वान इधर विचार। पहला लिखो मैक्स मुलर, विद्वानों के विचार, विभिन्न विद्वानों के विचार। इधर लिखो मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर एक विद्वान रहा, हिस्टोरियन रहा। उसने कहा कि ये मध्य एशिया से आ रहे थे। लिख लेना इधर डैश देकर ऐसे, मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। ये किसने कहा? मैक्स मुलर। और ब्रैकेट में लिख लेना बैक्ट्रियाई, बैक्ट्रियाई। बैक्ट्रियाई शासक कैसे करके, बैक्ट्रियाई क्षेत्र। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तिलक का, है ना, कई बार वो देखने को मिल जाता है। महात्मा तिलक का नाम सुना है ना आपने? सुना है? हाँ बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है? तो वो किस विचारधारा से आते थे? किस आइडियोलॉजी से आते थे, विचारधारा से? अरे मॉडर्न हिस्ट्री में एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता हैं, उग्रवादी। तो इतना टाइम लग गया? नहीं, इसके यहाँ कहाँ जीवित हो जाएंगे। तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से? उत्तरी ध्रुव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दयानंद सरस्वती नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं भी बताऊंगा। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए। कहां से आए थे? तिब्बत से। तो बस इतना ही लिखना था। ठीक, दयानंद सरस्वती तिब्बत। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? बताओ बताओ, ज्यादा तबीयत खराब हो गई है? हाँ
सुस्त रहने का मन कर रहा है ऐसा, वो क्या आता है, ORS आता है ना, ORS, आप उसे बॉटल में लेकर थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, वो चीजें थोड़ी बनी रहेंगी, ठीक है। और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये अभी तक क्लियर है यहाँ तक? तो कल जब अपन मिलेंगे थोड़ा सोशल कंडीशन वगैरह के बारे में थोड़ा और ज्यादा समझ लेंगे, और एक वैदिक एज को खत्म करेंगे, फिर हम समझेंगे उत्तर वैदिक। लेकिन आप इस बात को, इस पूरी क्लास ये धीरे धीरे तो खत्म होने की ओर ही बढ़ रही है, लेकिन सभ्यता का विकास कैसे हो रहा है इसको आप माइंड में जरूर रखिएगा। अखेटक रहे, गांव मिला, फिर गांव की अपनी दशाएं मौजूद होने लगी, फिर धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगे। तो शहर की तरफ अभी नहीं बढ़े हैं, शहर की तरफ बढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ऐसे थोड़ी शहर आ जाएंगे हम। तो उसमें भी कुछ ऐसे इतिहास में कुछ भी घटनाएं अचानक नहीं हुई हैं, सबका अपना अपना रीजन है और वैलिड रीजन है। तो उस रीजन को समझते हुए अब सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को समझेंगे। इसको हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जब आपका एक पेपर है ना, एसे है ना, निबंध, तो निबंध जब आप लिखेंगे तो निबंध ऐसे नहीं आएगा, कोई भी निबंध आपको पूरा नहीं पढ़ाएगा, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन कर लें, वो आपको तरीका बताएगा कि इसको ऐसे आपको अप्रोच करना है। निबंध बेसिकली जीएस का ही नॉलेज है। अगर वो पूछ दे कि मानव सभ्यता के इतिहास पर प्रकाश डालें, तो मानव सभ्यता के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री से ही तो बढ़ना पड़ेगा आपको, और एंशिएंट हिस्ट्री हमने नीलबट्टा सन्नाटा किया हुआ है, कैसे आएगा। मातृशक्ति के बारे में पूछ ले, तो जब तक मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, रजिया सुल्तान चांद बीबी का नाम नहीं लिखोगे। इतिहास का अपना रोल है, नहीं है, ज्योग्राफी का अपना रोल। तो जब तक जीएस आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, एसे आपका, और एसी में अगर 160 मार्क्स, 140 मार्क्स, 150 मार्क्स नहीं आए तो प्रॉपर रैंक तो नहीं लगेगी, मुझे जहां तक पता है प्रॉपर रैंक नहीं लगेगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका जीएस स्ट्रॉन्ग। हम डरा नहीं रहे आपको, हम आपको बस बता रहे हैं, अभी तक आप अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि आप जितना, आप देखना आपके दोस्त होंगे बड़ी बड़ी संस्थानों में पढ़ते होंगे, जितना इतिहास आप समझ रहे हैं उतने इतिहास को आप उनसे पूछने की कोशिश करें, क्यों पे, फैक्चुअल नहीं कि ऋग्वेद में बताओ कितने मंडल होते हैं, वो एसएससी का बंदा भी बता रहा है, वो हमसे ज्यादा बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ के देखना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे, और कल आप क्वेश्चन लिखकर जरूर लाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखकर आएंगे धीरे धीरे हम उस प्रवृत्ति को डाउन कर देंगे, क्योंकि गिव एंड टेक पे सारी चीजें चलेंगी ना, है ना। डिमांड तो सप्लाई, जब डिमांड ही नहीं क्रिएट होने दोगे तो सप्लाई कहाँ से मिलेगा, ठीक। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक।